बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान टीम के नए डायरेक्टर हैं और वर्ल्ड कप 2023 के बाद इनको अपॉइंट किया गया था और इनका जो पहला टूर था वो दौरा ऑस्ट्रेलिया था। और दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले मोहम्मद हफीज साहब की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और उसके ऊपर यह कहा गया था कि मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं और बातें तो मोहम्मद हफीज साहब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब दौरा ऑस्ट्रेलिया खत्म होगा तो उसके बाद मोहम्मद हफीज को शायद ये जो बड़े बड़े बोल रहे हैं ये जनाब बड़े महंगे पड़ेंगे। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि वी आर नॉट ओनली हियर टू कंपीट, और ये इंडिकेशन था कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मजबूत इरादों के साथ आया हुआ है और पाकिस्तान इस दफा जो तारीख का धारा है वो बदलेगा। लेकिन जब पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से शिकस्त मिली तो उसके बाद यही मोहम्मद हफीज साहब जिन्होंने कहा था वी आर नॉट ओनली हियर टू कंपीट, वो कहते हैं कि जनाब यस वी लॉस्ट द सीरीज बट द आइडिया बिहाइंड इट वाज ओनली वाचिंग द टैलेंट ऑफ द प्लेयर्स एंड वी विल सी सम बीम्स ऑफ इट। यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज में स्क्वाड चूज किया गया था, ये जो लड़के खिलाए गए थे, इनके पीछे आइडिया ये था और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया के पीछे जो रीजन थी वो ये थी कि जनाब हम अपने टैलेंट को खेलता हुआ देखना चाहते थे। यानी कि ये कोई लोकल फ्रेंचाइज थी, जिस तरह से लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो पाकिस्तान टीम का नाम लगा हुआ था और खिलाड़ी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और जनाब वहां पर फिर पाकिस्तान को अच्छी खासी जो धुलाई है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों हुई भी। हालांकि कुछ मौके ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान विनिंग पोजीशन के अंदर जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं की। और अब जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो अक्सर खिलाड़ी हैं वो पहुंच रहे हैं जनाब न्यूजीलैंड। और कल मैंने एक वीडियो की थी, उसके ऊपर जो कमेंट सेक्शन है वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान को एक और हनीमून टूर जो है वो मिल गया है और इस टूर पर पाकिस्तान खिलाड़ियों के कुछ खिलाड़ी जो हैं उनकी चूंकि नई नई शादियां हुई हैं और अपनी वो वाइफ्स जो हैं उनको लेकर साथ गए हुए हैं, तो वहां पर ये इंजॉय करेंगे। अच्छा, वो तो चलें जनाब, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि इतनी खूबसूरत जगह है न्यूजीलैंड कि उसको एक्सप्लोर किया जाएगा हनीमून डेस्टिनी के तौर पर। लेकिन असल में यहां पर पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस की जो सीरीज है वो खेलनी है। 12 जनवरी को पहला मैच खेला जाना है और 21 जनवरी को लास्ट मैच खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान जनाब अप्रैल के अंदर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो खेलेगा और अप्रैल के बाद पाकिस्तान जनाब मई में इंग्लैंड के दौरे पर जाएगा और 30 मई को पाकिस्तान का जो इंग्लैंड का दौरा है वो खत्म होगा और उसके बाद 6 जून को पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेलना है। सो ये जो 5 T20 मैचेस हैं ये मेनली डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2024 का पूल है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, क्योंकि दौरा इंग्लैंड के ऊपर वही लड़के जाएंगे, वही टीम खेलेगी, वही प्लेइंग 11 हमें खेलती हुई नजर आएगी जो जनाब वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेलेंगे। तो अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद एक नई खबर सामने आई है कि जनाब मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम के अंदर झाड़ू फेरने का जो मंसूबा है वो बना लिया है और झाड़ू जिन प्लेयर्स के ऊपर फिरेगा उनमें जो सबसे ऊपर है उसका नाम है बाबर आजम। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनका जनाब पिछले 6 माह से डाउनफॉल चल रहा है और अब जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नाकाम हुए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द और ये जो नई मैनेजमेंट के इर्द गिर्द समझे जाने वाले लोग हैं उनके बकौल बाबर आजम का जनाब जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच रहा है और मोहम्मद हफीज साहब बड़े सीरियस हो चुके हैं और दौरे न्यूजीलैंड पर हमें ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जिसके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर दोरस नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। सो अभी से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने अपना माइंड बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि जितनी अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम हुआ करती थी उससे ज्यादा करंट मैनेजमेंट के अनप्रिडिक्टेबल फैसले जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो मोहम्मद हफीज साहब किस तरह से बाबर आजम के ऊपर झाड़ू फेर सकते हैं और इसके पीछे रीजन क्या बताई जा रही है, ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान
जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 टेस्ट मैचेस खेले और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दी। और उनके ऊपर भी जनाब एक तलवार जो है वो लटक रही थी कि उनके होते हुए टीम के अंदर बिस्मिल्लाह खान और जो आजम खान है उनको सिलेक्ट कर लिया गया था। और फिर जब ज़का अशरफ साहब की मीटिंग होती है दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, तो वहां पर एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है उन्होंने ये खबर दी थी कि मोहम्मद रिजवान ने ज़का अशरफ साहब से ये पूछा है कि भाईजान वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, हमें बता दीजिए। तो मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि उनके लिए भी जो बुरे दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। लेकिन अब जनाब वहाब रियाज साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है, एक लोकल न्यूज चैनल के ऊपर बैठे हुए वे बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने एक हिंट दिया है। अब वो हिंट जो था ना वो एक्चुअल में देखा जाए जो जनाब वहाब रियाज साहब बात कर रहे थे वो बाबर आजम के खिलाफ था, लेकिन उसका फायदा अल्टीमेटली मोहम्मद रिजवान को हो जाएगा। वो किस तरह से ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले जनाब मोहम्मद हफीज के कुछ स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। मोहम्मद हफीज जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट करते रहे और पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसका बाकायदा जनाब जो मोहम्मद हफीज है वो उसको लीड भी करते रहे हैं और उसके बड़े जनाब प्रोमिनेंट पार्ट समझे जाते थे। मोहम्मद हफीज ने जो अपना क्रिकेटिंग कैरियर है उसके दौरान 108 T20 मैचेस खेले थे और 108 T20 मैचेस में इनिशियली 37 मैचेस के अंदर जनाब मोहम्मद हफीज जो हैं उन्होंने एज एन ओपनर बैटिंग की थी। और इस बैटिंग पोजीशन पर जो मोहम्मद हफीज के स्टैट्स हैं अगर वो देखे जाएं तो 37 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की, सिर्फ 3 50 उनके खाते में आई। 4 दफा वो वनडे के ऊपर आउट हुए। 71 रन जनाब उनके हाईएस्ट रन हैं। 800 रन उन्होंने टोटल 37 इनिंग्स के अंदर स्कोर किए और एवरेज है उनकी 21.62। अब इस एवरेज को देखकर बंदा कहता है कि मोहम्मद हफीज साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और मोहम्मद हफीज के हवाले से जिस तरह से बातें चल रही हैं तो हो सकता है मोहम्मद हफीज आते साथ ही जनाब हिटिंग करना शुरू कर देते हूं और इसी वजह से सम टाइम्स वो जनाब अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके जाते हूं। लेकिन जो स्ट्राइक रेट 37 इनिंग्स के अंदर मोहम्मद हफीज का निकलता है वो है जनाब 111.11 का। डैट मीन्स के ये बॉलें ज्यादा पीते थे और हार्ड हिटिंग नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो नीचे वाले लड़के होते थे जिनमें उमर अकमल ले लें या उस टाइम पर जो भी लड़के खेलते थे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। और जब मोहम्मद हफीज खेला करते थे तो एन उसी वक्त जनाब जो मिसबाह हक है वो भी पाकिस्तान टीम को T20 में रिप्रेजेंट किया करते थे। दो एक तर्ज के जो बैट्समैन हैं वो जब एक टीम के अंदर खेलेंगे तो फिर जनाब जो नीचे मिडिल ऑर्डर में आने वाले लड़के हैं उनको ये होगा कि उन्होंने बस आते साथ किसी तरह से पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 150 से ऊपर पहुंचाना है, 160 से ऊपर पहुंचाना है, 170 से ऊपर पहुंचाना है, ताकि जनाब जो बॉलर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ हो कि वो उसको डिफेंड कर सकें। यही जनाब स्टैट्स बताने का मकसद ये था आपको कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो बातें चल रही हैं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो जनाब अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते। वो जनाब गले में चेन पहनकर आते साथ पहली बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने की जो कोशिश है वो नहीं करते। तो इसी वजह से पाकिस्तान को जो साइम अयूब हैं उनको ऊपर भेजना चाहिए, फखर जमान को एज एन ओपनर खेलना चाहिए और ये दोनों खिलाड़ी जनाब मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाए, एक नंबर 3 पर खेल ले और एक नंबर 4 के ऊपर या नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करता हुआ नजर आए। ये जनाब जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं एक मखसूस सेक्शन ऑफ मीडिया जो है उसकी जानिब से, और ये मखसूस सेक्शन ऑफ मीडिया वही है जिनके सामने जिनके लिए मोहम्मद हफीज के जनाब जो एज एन ओपनर स्टैट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं और रखे हैं। बल्कि 111 का स्ट्राइक रेट मोहम्मद हफीज का था और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखा जाए एज एन ओपनर तो 130 का, यानी कि बुरा नहीं है और एवरेज है 39.87 की, यानी कि ये ऊपर से रन्स भी स्कोर करते हैं, अच्छे रन स्कोर करते हैं और अपनी विकेट भी थ्रो नहीं करते। इसके बाद मोहम्मद रिजवान जनाब 58 इनिंग्स एज एन ओपनर उन्होंने खेली, 130 का उनका स्ट्राइक रेट है और 56.78 की इनकी एवरेज है। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये जनाब ऊपर से पाकिस्तान को जो एक अच्छा आगाज है वो प्रोवाइड करते रहे हैं।
अब जनाब पाकिस्तान का प्रॉब्लम मेन क्या था कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने डिफरेंट खिलाड़ियों को ट्राई किया और लास्ट जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेली थी उसमें नंबर 4 के ऊपर सैम अयूब को पाकिस्तान ने ट्राई आउट किया था। इसके बाद नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर पाकिस्तान के पास इफ्तिखार, शादाब, नवाज की सूरत में जो प्लेयर्स हैं वो आ जाते थे। समटाइम्स हैदर अली को नीचे खिलाया गया और अब चूंकि हैदर अली जनाब बिल्कुल आउट हो चुके हैं तो यह कहा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान इन दोनों के साथ ओपनिंग करे। नंबर 3 के ऊपर फखर खेले, नंबर 4 के ऊपर साइम अयूब खेले, नंबर जनाब जो 5 है वहां पर पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद खेलेंगे और नंबर 6 के ऊपर पाकिस्तान किसी स्पिन ऑलराउंडर के साथ जा सकता है और नंबर 7 के ऊपर पाकिस्तान जनाब जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उसके साथ बैटिंग कर सकता है। या फिर यह हो सकता है कि पाकिस्तान 5 जनाब जो रेगुलर बैट्समैन है उनके साथ इफ्तिखार 6 नंबर पर आ जाए, 7वें नंबर पर जनाब एक स्पिनिंग ऑलराउंडर आ जाए और जो 8वां नंबर है वहां पर एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आ जाए और पाकिस्तान 3 जनाब जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनके साथ खेले, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी भी हिटिंग कर लेते हैं और उसामा मीर वो भी T20 क्रिकेट में हिटिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से जो प्लान था वो इनिशियली तरतीब दिया जा रहा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ओपनर होंगे सैम अयूब और जनाब उनका साथ देंगे फखर जमान। उसके बाद नंबर 3, नंबर 4 के ऊपर बाबर और रिजवान जो हैं उनको खिलाया जाएगा कुछ मैचेस के अंदर, और कुछ मैचेस के अंदर बाबर और रिजवान जो हैं उनको बाहर बिठा दिया जाएगा और बिल्कुल नई टीम जो है वो ट्राई आउट की जाएगी। अच्छा जनाब, अगर आप पाकिस्तान का 2023 का पैटर्न देखें, एशिया कप 2023 के आगाज तक पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी खेल रही थी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने के लिए हॉट फेवरेट तस्वर की जा रही थी, लेकिन एशिया कप के दौरान सारी गेम जो है वो पलटी थी और उस वक्त जनाब पाकिस्तान के कैंप जो है उसके अंदर जो लड़ाई की बातें हैं और जो यूनिटी टूटने की बातें हैं वो सामने आई थी। और अब अगेन जनाब पाकिस्तान ने जब जून के अंदर वर्ल्ड कप खेलना है और उससे पहले पाकिस्तान के पास मैचेस कितने हैं, 5 T20 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद अगर अप्रैल में न्यूजीलैंड आता है तो 5 पाकिस्तान को अगेन मिल जाएंगे, तो पाकिस्तान जनाब यहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लेकिन अगर अप्रैल वाली सीरीज अभी तक फाइनल नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचेगा, 4 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ और 2 T20 मैचेस आयरलैंड के खिलाफ। सो 6 मैचेस सिर्फ आपके पास बाकी बचेंगे। सो ये जो एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं ना, ये आपको उल्टे पड़ने हैं और फिर वर्ल्ड कप 2024 में जब आप नाकाम होंगे तो किसको सर पर जनाब सारी जो बाजी है वो रखी जाएगी और जो टोकरा है, गंद का टोकरा, वो कौन उठाएगा? क्या अगेन ये कहा जाएगा कि बाबर आजम इस सब के पीछे थे? सॉरी जनाब, पाकिस्तान के अंदर लाइट डिस्टर्ब कर रही है आजकल, तो ये जरा थोड़ी सी ब्लिंक हुई है। अच्छा जनाब, अब आते हैं कि जो चीज बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी डिस्टर्ब क्रिएट करने वाली है वो क्या है। बाबर आजम के हवाले से पिछले कुछ अरसे से यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम की फिटनेस नहीं है और वहाब रियाज ने एक लोकल टेलीविजन चैनल के ऊपर जो स्टेटमेंट दी कि पिछली मैनेजमेंट जो थी, पिछली जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक लोग थे, उन्होंने यो टेस्ट खत्म कर दिया था और प्लेयर्स जो हैं उनको रिलैक्स कर दिया था और उनसे फिटनेस के बारे में नहीं पूछा जाता था। और जनाब कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो 2 किलोमीटर तक नहीं भाग पा रहे थे। ये जनाब इनडायरेक्टली बाबर आजम को हिट किया गया। और इंटरेस्टिंगली जिस शख्सियत ने ये स्टेटमेंट दी, ये वही है जिन्होंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए आजम खान को सिलेक्ट किया है। अब पर्सनल मेरा ओपिनियन ले तो मैं कहूंगा आजम खान को पाकिस्तान टीम के अंदर खेलना चाहिए। आजम खान पाकिस्तान को नीचे आकर लंबी हिटिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पिनर्स को मार सकते हैं, फास्ट बॉलर्स को मार सकते हैं। मेरे लिए जो आजम खान है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर होने चाहिए। लेकिन जब आप फिटनेस के ऊपर स्टेटमेंट्स देंगे और फिर एक प्लेयर को आप जनाब फिटनेस इश्यूज होने के बावजूद सिलेक्ट कर लेंगे और जनाब जो आपको पसंद नहीं है उसके ऊपर एलिगेशन ये लगाएंगे कि आपका जो थोड़ा सा पेट है, जो थोड़ी सी तोंद है वो बाहर निकल रही है, तो आप जाएं और अपना यो टेस्ट क्लियर करें, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम फिर पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो भी देखेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो हाईलाइट भी करेंगे और बाद में
इनको उसी तरह से बैकस्टॉप पर जाना पड़ेगा जिस तरह से सलमान बट को जनाब एडवाइजर अपॉइंट किया गया था सिलेक्शन कमेटी का, और जब पाकिस्तान की जो ऑडियंस ने इसके ऊपर उंगलियां उठाई कि जनाब आप फिक्सर्स को मौका दे रहे हो, तो उसके बाद जनाब ये बैकफुट पर जाने पर मजबूर हुए थे। सो ऑल इन ऑल इस वक्त न्यूजीलैंड सीरीज से पहले चल ये रहा है कि जनाब बाबर आजम को टीम से साइडलाइन किया जाएगा, उनकी छुट्टी भी हो सकती है T20 साइड से, और दूसरी जानिब जनाब जो रिजवान है, अगर तो पीसीबी जनाब फिटनेस के साथ स्टिक करता है तो फिर रिजवान के लिए इजी हो जाएगा कि वो जनाब पाकिस्तान टीम के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो खतरे के अंदर नहीं जाएगी। अच्छा, इसके बाद जहां पर जनाब हार्ड हिटर्स की बात हो रही है, तो मोहम्मद हारिस को दौरे न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके अंदर सारी जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट की सोच है ना वो छुपी हुई है कि एक जानिब आप कहते हो कि हमें अटैकिंग प्लेयर्स चाहिए, और दूसरी जानिब जो सबसे ज्यादा अटैक करने वाला खिलाड़ी था उसको आपने दौरा न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट नहीं किया। एक जानिब आप कहते हो कि हमने दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस जो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर कामयाब हो सकता था उसको जनाब सिलेक्ट ही नहीं किया गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।